हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं एवं पाठकों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की पृष्ठभूमि और अपभ्रंश का योगदान इसका अध्ययन किया था। और आज हम हिंदी के जो पड़ाव हैं, अपभ्रंश के बाद में अपभ्रंश ने क्या रूप लिया, फिर अपभ्रंश से अवहट्ट आया, अवहट्ट का रूप पुरानी हिंदी में, फिर नई हिंदी। तो हम एक एक करके क्रम से सभी के विषय में अध्ययन करेंगे और बाद में हम अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का जो अंतर है आपस में उसका अध्ययन करेंगे। इनमें अंतर केवल पड़ाव का है और समय का है, कोई खास अंतर नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए हम आरंभ करें। हम हमेशा आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने आपको बार बार ये रिपीट किया, अगर हम इस तरह बोल के समाप्त कर देते हैं तो आपके पास कुछ रहता नहीं है। और ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी तो सुन के ही कर लेते हैं और कुछ विद्यार्थी तो सुनते ही नहीं हैं, सामने देखते हैं फिर भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को एक बार में नहीं तो दो बार आता है, समय नहीं है तो विद्यार्थी अपने नोट्स भी बना लेता है। तो चलिए हम नोट्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के अंतर्गत इसकी पृष्ठभूमि और अपभ्रंश भाषा के विषय में पढ़ा था। आज हम अवहट्ट भाषा और पुरानी हिंदी तथा मानक हिंदी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवहट्ट अपभ्रंश भाषा की अंतिम अवस्था है। अपभ्रंश विकसित होकर के अवहट्ट के रूप में आई थी। अवहट्ट अपभ्रंश भाषा की अंतिम अवस्था है, माने जो अपभ्रंश जो है विकसित होकर के अवहट्ट का रूप धारण किया था। अपभ्रंश के ही परवर्ती माने किसी चीज के बाद में आने वाला परवर्ती विकसित रूप है। जैसे किसी भाषा संस्कृत का नया रूप को अवहट्ट कहा गया। इसका समय था 1200 ईस्वी से लेकर के 14 ईस्वी के बीच का मध्य का समय जो था माना गया। इसके प्रमुख कवि मैथिली कोकिल विद्यापत जी हैं। अपभ्रंश भाषा के कई रूप थे, जिनमें से एक अवहट्ट था, जो बाद में हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुआ। अवहट्ट साहित्य रचना के लिए प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में साहित्य रचना की उस समय अपभ्रंश का जो विकसित रूप था अवहट्ट, इसका प्रयोग किया गया। अवहट्ट का साहित्य में महत्व। अवहट्ट मध्यकालीन मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण भाषा थी, जो असम, बंगाल, मिथिला आदि क्षेत्रों में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। अवहट्ट का महत्व। अवहट्ट मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण भाषा थी, जो असम, बंगाल, मिथिला आदि क्षेत्रों में साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। प्रयुक्त माने प्रयोग में की गई। पुरानी हिंदी आती है। पुरानी हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी भाषा से है जो मध्यकालीन भारत में प्रचलित थी और जिसमें संस्कृत, अपभ्रंश, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी तथा अन्य प्राचीन भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। अब पुरानी हिंदी की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के द्वारा ही हम अध्ययन करेंगे। पुरानी हिंदी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भाषाई मिश्रण। पुरानी हिंदी में संस्कृत, फारसी, अरबी और तद्भव शब्दों का अद्भुत मेल दिखाई देता है। पुरानी हिंदी में, इसमें कॉमा होना चाहिए था, पुरानी हिंदी में संस्कृत, फारसी, अरबी और तद्भव शब्दों का अद्भुत मेल दिखाई देता है। लिपि, इसकी एक विशेषता है। लिपियों में क्या है, देवनागरी के साथ साथ कुछ भागों में फारसी, अरबी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। देवनागरी के साथ साथ कुछ भागों में फारसी, अरबी की लिपि का भी प्रयोग हुआ है। काव्य और साहित्य, इस युग में तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखी थी। सूरदास ने सूरसागर ब्रज में लिखी, ब्रजभाषा में। कबीरदास की साखियां सदुकड़ी में थी।
अमीर खुसरो जैसे महान कवियों ने भाषा को समृद्ध किया था। अब देखिए पुरानी हिंदी की लोकप्रिय शैली क्या थी। पुरानी हिंदी के जब प्रयोग होता था उस समय दोहा, चौपाई, सवैया, छंद आदि काव्य रूपों में पुरानी हिंदी का विशेष झलक मिलती है। व्याकरण और शब्दावली जो है आधुनिक हिंदी की तुलना में व्याकरण शब्दों का प्रयोग अधिक सरल था और पुरानी हिंदी धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक हिंदी का रूप ले चुकी है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी लोक भाषा साहित्य में देखी जा सकती हैं। अब मानक हिंदी का हिंदी भाषा में क्या योगदान है, देखिए। मानक हिंदी माने स्टैंडर्ड हिंदी वह रूप है जो आधिकारिक, शुद्ध और व्यवस्थित हिंदी मानी जाती है। यह हिंदी भाषा की वह शैली है जिसे भारत सरकार द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित एक मानक भाषा है जिसका प्रयोग शिक्षा, कार्यालय आदि में किया जाता है। यह हिंदी की एक शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण संबंधी रूप है और इसे शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, संचार के औपचारिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है। मानक हिंदी की कुछ विशेषताएं भी हैं। ये संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है। मानक हिंदी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। व्याकरण की शुद्धता, इसमें किसी व्याकरण के नियमों की कड़ाई से पालन किया जाता था। जो पुरानी हिंदी थी उसमें व्याकरणिक नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता था जिसमें उच्चारण के अनुसार ही शब्दों का लेखन किया जाता था। औपचारिकता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली एक विशेषता हो गई। व्याकरण की शुद्धता दूसरी विशेषता। देवनागरी लिपि ये एक विशेषता है। फिर औपचारिकता, मानक हिंदी का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों, समाचार पत्रों, औपचारिक भाषणों, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। मानक हिंदी का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों, समाचार पत्रों, औपचारिक भाषणों, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इसके प्रभावित स्रोत जो हैं वो ये हैं, यह हिंदी भाषा की खड़ी बोली रूप पर आधारित है और इसमें संस्कृत के सबसे अधिक शब्द मिलते हैं, माने संस्कृत का प्रभाव अधिक रहा है पुरानी हिंदी में। फिर प्रभावित स्रोत क्या है, यह हिंदी भाषा की खड़ी बोली रूप पर आधारित है। इसमें हिंदी संस्कृत के सबसे अधिक शब्द मिलते हैं। प्रयोग जो है मानक भाषा का निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों के क्षेत्र में, संविधान, कानून, सरकारी घोषणाएं, ऊपर भी प्रकाश डाला जा चुका है अभी पहले भी। और दूसरा शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पाठ्य पुस्तकों में इसका प्रयोग होता है। मीडिया एवं संचार के क्षेत्रों में जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया, इनमें इसका प्रभाव मानक भाषा का देखा जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश जब विकसित हुई तो अवहट्ट का रूप धारण कर लिया, अवहट्ट से पुरानी हिंदी और फिर नई हिंदी आई। तो इसमें हम अंतर आज जानते हैं। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी तीनों ही हिंदी भाषा के विकास का अलग अलग पड़ाव हैं। अपभ्रंश संस्कृत से विकसित हुई एक प्राचीन भाषा है जिसका समय लगभग, जो समय काल है, कल नहीं काल, समय काल लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है, मध्य में माना जाता है। अवहट्ट और अपभ्रंश का ही एक रूप है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश जो विकसित होकर अवहट्ट हुई, माने बिल्कुल जो आखिरी पड़ाव होता है अपभ्रंश का, उसमें अवहट्ट का रूप आता है जिसका समय काल, यहाँ भी काल होगा, कल नहीं, लगभग 900 ईस्वी से लेकर 1000 के बीच माना जाता है। किसका? अवहट्ट का। अपभ्रंश का क्या था? 500 से 1000 ईस्वी के बीच में। ये आपके जीके से संबंधित प्रश्न हो गए, जो टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, यूजीसी, इनमें जो प्रश्न आते हैं बहुत गहराई से कहीं से पूछ देते हैं। तो अपभ्रंश का समय कौन सा है? 500 और 1000 के बीच का। अवहट्ट के बीच, अवहट्ट का क्या समय है? 900 से 1000 ईस्वी के बीच का।
अब पुरानी हिंदी अवहट्ट से विकसित हुई। अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी। तो अवहट्ट से विकसित हुई जो आधुनिक हिंदी की पूर्ववर्ती है। इसका कोई लगभग 1100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। पुरानी हिंदी का समय कब से कब तक है? 1100 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच का, मध्य का। प्रमुख अंतर इनमें क्या है? ज़्यादा अंतर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो पड़ाव हैं जो अंतर दिखाई दे रहा। अपभ्रंश अवगत, ये अवहट्ट होना चाहिए यहाँ पे। अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी का प्रमुख अंतर इसके समय काल में ही दिखाई देता है। ये और ये माने 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसका अवहट्ट का 900 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच का, और पुरानी हिंदी का 1100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का देखा जा सकता है। अब आया विकास की बात आती है, तो अपभ्रंश संस्कृत से विकसित हुई। अवहट्ट अपभ्रंश का एक ही रूप है। जब अंतिम पड़ाव आता है अपभ्रंश का तो अवहट्ट के नाम से पुकारी गई। पुरानी हिंदी अवहट्ट से विकसित हुई। तो ये आपका अंतर हो गया। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम पृष्ठभूमि, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी सभी के विषय में अध्ययन किया और इसके अंतर को भी जाना। तो ये जो हमारा बिंदु था पढ़ने का, जो टाइटल था हमारा, ये आज समाप्त हो गया। और अब हम जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट जो हमारा है, अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा हमारा, वो हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत। ये बीए का 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, लेकिन हिंदी भाषा का ये आपका इंटर में भी यही है सिलेबस। 10th के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं, जो भी ले रहे हैं, वो इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमने बहुत ही सरल भाषा में प्रयत्न किया है समझाने का। जितने हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हैं, ये सभी में काम आने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।